जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे क्लास में। आज आप लोग को आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये यूपीएससी लेवल का नोट्स है और ये नोट्स पीटी और मेंस दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, यानी कि यूपीएससी का 2 पेपर होता है। ठीक है, एक पीटी होता है, एक मेंस होता है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए जो है फ़ायदेमंद है ये नोट्स। ठीक है, यहाँ पे पीटी और मेंस के लिए कवर किया गया है। तो आप यहाँ से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जा कर के इस पीडीएफ को आप पा सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग आधुनिक भारत को स्टार्ट करेंगे। तो आधुनिक भारत में हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, तो देखो हम लोग 3 चरण में बांट के आधुनिक भारत को समझेंगे। पहला चीज़ क्या है, 1750 से लगा के 1857 तक। दूसरा 1857 से 1947 तक। और तीसरा 1947 से 1951 तक। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या ना, 1750 से 1857 तक में हम लोग ये देख लेंगे कि अंग्रेज़ों का शासन लगभग मतलब भारत पर हो जाएगा। ठीक है, 1857 से 47 तक के बीच में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे किस प्रकार से भारत को आज़ाद कराते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको देखेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ कैसी थी, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनका भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखेंगे और इसका भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है, आपको पता है। और देख सकते हैं कि हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पहले चरण से। और पहला चरण में क्या देखना है, 1750 से लगा कर के 1857 के बारे में समझना है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग चालू कर रहे हैं अपना 1857 की बात कर रहे हैं। तो 1850 से 1857 के बीच में हमको क्या क्या चीज़ देखना है उसको समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ब्रिटिश विस्तार, यानी कि ब्रिटिश जो आए थे अपने भारत में वो कैसे अपने भारत पर अपना विस्तार किया और कैसे जो है भारत को जीता। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ क्या थी, इसको भी हम लोग कवर करेंगे कि उनकी आर्थिक नीति कैसी थी, किस प्रकार से जो है वो अर्थ को इकट्ठा करने में अपनी नीतियाँ बनाते थे। ठीक है, तीसरा चीज़ हम लोग देखेंगे संवैधानिक विकास और प्रशासनिक ढांचों का विकास, मतलब किस प्रकार से उसने अपने प्रशासनिक ढांचा तैयार किया और किस प्रकार से उन्होंने अपने संवैधानिक, किस प्रकार से अपना जो संविधान हम लोग का है उसका किस प्रकार से विकास हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो जो अपना संविधान है ना वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए नियम कानून के तहत ही बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे ये लोग अपना नियम कानून चालू करते हैं, कैसे किस प्रकार से एक्ट लाते हैं, चार्टर लाते हैं, वो किस प्रकार से बदलाव करते हैं और कैसे प्रशासनिक ढांचों का विकास वो करते हैं। इन सब चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक देखेंगे हम लोग अंग्रेज़ों की सामाजिक नीतियाँ, मतलब कि अंग्रेज़ जो है किस प्रकार से समाज में अपनी नीतियाँ बनाते थे। मुख्यतः इसमें हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, क्योंकि देखो हर क्षेत्र में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन खास करके शिक्षा के क्षेत्र में क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा फोकस रहेंगे, बाकी सारे क्षेत्र को कवर करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों की सामाजिक नीतियाँ भी देखेंगे हम लोग, किस प्रकार से उसकी सामाजिक नीति थी अंग्रेज़ों की। अगर 5वां पॉइंट देखेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे नागरिक विद्रोह। ठीक है, किस प्रकार से नागरिक विद्रोह था। अच्छा, ये नागरिक विद्रोह क्यों हुआ था, भारत के आज़ादी के दौरान जब अंग्रेज़ अपनी नीतियों को भारतीय जनता के ऊपर थोप रहे थे तो उन नीतियों का विरोध अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा था, अलग अलग लोगों के द्वारा। ठीक है, तो उसी में जो है नागरिकों का क्या विद्रोह था इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको भी समझेंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा विद्रोह था 1857। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, वहाँ पर जो भी कुछ होगा इसके बारे में हम लोग वहाँ समझेंगे। ठीक है, 6वां पॉइंट एक देखेंगे हम लोग सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। देखो क्या है ना कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी। ठीक है, और हमारे समाज में जो है धार्मिक बहुत सारी कुरीतियाँ थी, उनमें किस प्रकार से जो है क्या कहते हैं सुधार किया गया। जैसे मान लो सती प्रथा था। ठीक है, इस प्रकार से स्त्रियों को घर से बाहर पर्दा प्रथा था, बाहर जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, शिक्षा का अभाव था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। ये तमाम प्रॉब्लम्स थे, तो उनमें किस प्रकार से लोगों ने सुधार किया, कौन किस प्रकार का सुधार किया। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे
देखें छठा पॉइंट में, तो हम लोग के पास यहाँ पे 6 पॉइंट है और ये 6 पॉइंट कितने एरिया को कवर करता है, 1750 से लगा करके 1857 को कवर करता है। ये 6 एरिया में हम लोग चेक करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास के साथ साथ आप में समझते रहेंगे और वीडियोज़ भी नोट्स भी बनाते रहेंगे आप सब, ठीक है। नोट्स भी बनाते रहिएगा और साथ ही साथ इस चीज़ को क्या करते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक जो मेरा है वो था ब्रिटिश विस्तार, माने ब्रिटिश किस प्रकार से भारत में विस्तार करते हैं। देखो ये क्या है ना, ऊपर जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताया यहाँ पे, ब्रिटिश विस्तार, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ, संवैधानिक विकास और प्रशासनिक ढांचों का विकास, ये जितने 6 टॉपिक है ना, ये 6 टॉपिक एक बड़े हेडिंग है, ठीक है। इन सब हेडिंग के अंदर भी इसके सब हेडिंग आएंगे, छोटे छोटे हेडिंग्स आएंगे। जैसे ब्रिटिश विस्तार के अंदर कौन कौन से हेडिंग्स को हम लोग कवर करना है, ये बड़े बड़े हेडिंग्स हैं, इनके नीचे छोटे छोटे हेडिंग्स मैंने रखा है। जैसे देखो हम लोग ब्रिटिश विस्तार के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो ब्रिटिश विस्तार के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोपियन कंपनी थी, व्यापारिक कंपनियां था, उनके आगमन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से वो आया, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे 18वीं सदी में भारतीय राज्य एवं राज्य की दशा क्या थी, मतलब भारतीय राज्य किस प्रकार से थे, कितने भागों में कितने हिस्सों में भारतीय स्थिति थी, मतलब किस प्रकार से वो बटी थी और उनकी दशा क्या थी, ठीक है, 18वीं सदी में पूरा, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कर्नाटक का युद्ध देखेंगे, कर्नाटक का वार देखेंगे, 3 कर्नाटक युद्ध हम लोग को देखना है इसमें, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे बंगाल को किस प्रकार अंग्रेज जीतते हैं, बंगाल विजय को समझेंगे। और साथ ही साथ हम लोग एक सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या कहते हैं, एक व्यक्तित्व है अंग्रेज़ों की तरफ से, जिसका क्लाइव नाम है, ठीक है। ये गवर्नर जनरल भी रहा है 2 बार भारत में। तो क्लाइव किस प्रकार से साम्राज्य विस्तार में सहयोग देता है, इसको हम लोग समझेंगे, इस पर्सनालिटी को। क्योंकि देखो यूपीएससी जो बड़े बड़े पर्सनालिटी है जिन्होंने बड़ा काम किया है, चाहे वो हिंदुस्तान का रहा हो, चाहे वो अंग्रेज़ की तरफ का रहा हो, चाहे वो कंपनी से रहा हो, ठीक है। अगर वो बड़ी पर्सनालिटी है और बड़ा सहयोग दिया है अपने क्षेत्र में, तो उसको यूपीएससी उसके क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए हम लोग क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज़ एवं मैसूर युद्ध, 4 युद्ध पढ़ना है, अंग्रेज़ों के साथ मैसूर का जो युद्ध होगा, 4 युद्ध पढ़ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलेज़ली के बारे में। जिस प्रकार से क्लाइव ने साम्राज्य विस्तार में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, उसी प्रकार से वेलेज़ली ने भी साम्राज्य विस्तार में और अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा सहयोग किया था। ये भी गवर्नर जनरल बन के आया था, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अंग्रेज़ एवं मैसूर युद्ध, 4 युद्ध समझेंगे। और साथ ही साथ अंग्रेज़ों एवं मराठों के बीच जो 3 युद्ध हुआ था, इसको भी सीखेंगे, ठीक है। अंग्रेज़ एवं मराठों के बीच जो 3 युद्ध हुए थे उनको भी देखेंगे। और क्या देखेंगे, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो है उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से हुआ। जो उत्तर पश्चिम का एरिया था उसमें किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार होता है, उसमें आपका आता है अफगानिस्तान में, सिंध और पंजाब, यानी कि अंग्रेज़ अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में किस तरह से अपने साम्राज्य को विस्तार करते हैं, इसको देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो है डलहौजी एवं साम्राज्य विस्तार। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 3 पर्सनालिटी के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे क्लाइव हो गया, एक वेलेज़ली हो गया, तीसरा जो है डलहौजी है। इन तीनों के बारे में हमें जानना है, क्योंकि यूपीएससी इन तीनों से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये तीनों ने अंग्रेज के साम्राज्य विस्तार में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन सब का, ठीक है, बहुत ही बड़ा योगदान है। इसलिए जो है इन तीनों पर्सनालिटियों के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने टॉपिकों के कितने हेडिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सब हेडिंग है। और 9 सब हेडिंग को हमको कवर करना है, और तब जा कर के हम लोग ब्रिटिश विस्तार को समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग उस 9 टॉपिक को कवर करते हैं धीरे धीरे से, ठीक है। अब देखो पहला जो टॉपिक आता है, उन 9 में से जो पहला टॉपिक है, उस पहले टॉपिक का नाम है, क्या नाम है, तो उस पहले टॉपिक का नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। किस प्रकार से यूरोपीय कंपनी अपने भारत में आए थे। देखो क्या था ना, भारत एशिया महाद्वीप में है
और जहाँ से ये कंपनी आ रही है वो सब यूरोप महाद्वीप से आ रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम यूरोप से ही आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम यूरोपियन कंपनी रखा गया, ठीक है, क्योंकि ये यूरोप से आ रहे हैं। आप लोग इंडिया के मैप को मैं विश्व के मैप को यहाँ मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है, आप लोग विश्व के मैप में जाके देखो, एशिया में भारत कहाँ पे है, और एशिया के बाद यूरोप महाद्वीप है, उसमें मैं जिन जिन देशों की कंपनियों का नाम लूँगा उन देशों को जाके उसमें सर्च कर लेना, ताकि माइंड सेट आपका बना रहे कि कहाँ से ये लोग आए थे, ठीक है। देखो क्या था, यूरोप में बहुत ही बड़ी समस्या चल रही थी 15वीं और 16वीं सदी के दौरान, ठीक है। क्या हो रहा था कि 15वीं और 16वीं सदी के दौरान, और देखो यहाँ पे एक समुद्री मार्ग की बात बताई गई है, क्योंकि स्थल मार्ग से भारत आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इस्लाम धर्म का बहुत ही बड़ा वर्चस्व था रास्ते में और लोग आ नहीं पाते थे, इसलिए जो है समुद्री मार्ग से आने की कोशिश सब लोग कर रहे थे भारत में, ठीक है। अब देखो क्या था कि 15वीं और 16वीं सदी के दौरान पश्चिमी यूरोप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे, यानी कि जो हमारा पश्चिमी यूरोप है वहाँ पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। पश्चिमी यूरोप में आपका पुर्तगाल आ जाता है, स्पेन आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, ठीक है, ब्रिटेन आ जाता है, ठीक है, वेनिस आ जाता है, ये सब जितने हैं पश्चिमी यूरोप में आते हैं, ठीक है, ये सभी स्पेन वगैरह सब कुछ पश्चिमी यूरोप में आते हैं, और वहाँ पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे उस वक्त, ठीक है। जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन में क्या हो रहा था, वहाँ पर पुनर्जागरण हो रहा था, धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, भौगोलिक खोज भी हो रहा था, वहाँ पे नाविक के द्वारा भौगोलिक खोज, नए नए देशों की खोज कर रहे थे, धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था, धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था वहाँ पे, और पुनर्जागरण, लोग फिर से जागरूक हो रहे थे, ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे चल रही थी, कई सारी परिवर्तन चल रही थी। अब क्या था कि इन परिवर्तनों ने व्यापारी वर्ग जो थे, नाविक इत्यादि में साहस की भावना भरी, यानी कि ये जब परिवर्तन होने लगा ना तो व्यापारियों के अंदर एक भावना जगने शुरू हुआ, नाविकों के अंदर एक भावना, साहस की भावना जगना शुरू होने लगा, और राज्य के सहयोग से, राज्य और जो जिस देश के वो लोग थे उस देश का जो राजा था, किंग था, उनका सहयोग पाने के बाद उन सबका सहयोग मिला, और पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन इत्यादि के जो नाविक थे वो सभी नए मार्गों की खोज के लिए जो है वैश्विक व्यापार और उपनिवेशवाद की एक नई युग की शुरुआत करने के लिए वो चल देते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि जो अलग अलग नाविक थे अलग अलग देशों के, उन देशों के राजा लोग थे, वो नाविकों को सहयोग कर रहे थे, व्यापारियों को सहयोग कर रहे थे कि तुम लोग दूसरे देश में जाओ, और दूसरे देश में जाओ और वहाँ पर अपना उपनिवेश डालो। जैसे उपनिवेश क्या होता है, एक शब्द यहाँ पे आया है उपनिवेशवाद, इसका मतलब समझो क्या होता है, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि ये कोई जगह है और ये तुम्हारा देश है, ठीक है, यहाँ तुम रहते हो, इस देश में तुम रहते हो, और यहाँ से तुम जा करके इस देश पर कब्जा कर लिए, और इस देशवासियों को जो है अपने हिसाब से तुम गवर्न कर रहे हो, अपना नियम कानून चला रहे हो, तो ये तुम्हारा कहलाएगा उपनिवेश, ठीक है। तुम अपना आकर पैसा खर्च किया और यहाँ पे जो है व्यापार करना शुरू किया, यहाँ के लोगों को अपने कब्जे में रख लिया, तो ये कहलाएगा उपनिवेश। और इस तरह की विचारधारा तुम अपने अंदर रख रहे हो तो उसको कहेंगे, उस विचारधारा को कहेंगे उपनिवेशवाद। समझ में आ गया कि नहीं। तो क्या था कि व्यापारिक खोज के लिए नए मार्गों की खोज के लिए नाविक और व्यापारी ये सब राज्य का समर्थन लेते हैं, राज्य का सहयोग लेते हैं और चल देते हैं नए मार्गों की खोज करने के लिए, ठीक है। इसी क्रम में क्या था, इसी क्रम में समुद्री मार्ग से वास्को जो डिगामा था, जो कि एक नाविक था, पुर्तगाली नाविक था, ये क्या करता, भारत आता है, ठीक है। इसी क्रम में सारे आ रहे थे उसी समय जो है वास्को डिगामा भी भारत आता है, और अगले 150 वर्षों में, ठीक है, वास्को डिगामा आया, फिर उसके बाद 150 वर्षों में कहाँ के लोग आ गए अपने भारत में। तो देखो 150 वर्षों में पुर्तगाल के अतिरिक्त ब्रिटेन, हाईलैंड, फ्रांस, डेनमार्क इत्यादि जगहों के लोग भारत आ गए 150 वर्षों के अंदर में, ठीक है। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं वास्को डिगामा जो था भारत कब आया था, तो 1498 में आया था। कब आया था, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था, ठीक है। और 1498 जो वास्को डिगामा भारत आया था उसके 1498 के 150 बाद, यानी कि आप छोड़ सकते हैं 1500 में आया था, 1500 से 1600, 1650, यानी कि 1650 तक भारत में एकदम सारे देश के नाविक कंपनी सब कुछ पहुंच गया। ब्रिटेन, हाईलैंड, फ्रांस, डेनमार्क ये सब भारत आ गए अपने, ठीक है। साथ ही साथ इन कंपनियों का उद्देश्य क्या था, देखो उस वक्त जब ये आए थे ना, तो इन कंपनियों का क्या उद्देश्य था, इन कंपनियों का उद्देश्य था मुख्य तौर पर भारत में कपड़ों और मसालों का व्यापार करना था,
ठीक है। और यदि अवसर मिले तो जो यूरोपीय प्रतिद्वंदी थे, जैसे मान लो कि यूरोप से फ्रांस से एक मिला आया, एक मिला जो है पुर्तगाल से आया, एक मिला स्पेन से आया। अब ये सभी तीनों लोग कहाँ आए? भारत में आए, भारत में आए। अब ये तीनों आपस में लड़ते थे, सोचते थे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हम कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर लें। तो ये सब आपस में लड़ते झगड़ते थे, तो ये तीनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो जाते थे, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते थे, एक दूसरे से लड़ाई हमेशा करते रहते थे। तो ये क्या करते थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? कपड़ों और मसालों पर व्यापार करना, साथ ही साथ जो यूरोपीय प्रतिद्वंदी हैं उन सब को कमज़ोर करके व्यापार पर पूरा नियंत्रण करना, स्थापित करना चाहते थे। वो सभी लोगों के अंदर ऐसी क्षमताएं थी उस वक्त, ठीक है। और इन कंपनियों ने भारत में कई व्यापारिक केंद्र भी खोला, ठीक है। ये कई व्यापारिक केंद्र खोले, जैसे अंग्रेज़ों का हम लोग खास करके पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ों के कुछ व्यापारिक केंद्रों के बारे में अगर हम जान लें तो जैसे ये व्यापारिक केंद्र का मतलब अपने भारत में आकर के कुछ जगह कब्जा कर लेते थे, वहीं पर जो है अपना व्यापार वो करते थे, अपना सेंटर बनाते थे। तो अंग्रेज़ों का कुछ जगहों पर सेंटर था, जैसे सूरत में था, ठीक है, भड़ौच में था, भड़ौच गुजरात में है, बॉम्बे में था, कोचीन में था, मद्रास, मसूलीपट्टनम, कलकत्ता, कासिम बाजार, पटना, इन सब जगहों पर अंग्रेज़ अपना जो है व्यापारिक केंद्र बना लिए थे। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी, ठीक है। देखो क्या था, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी भारत में इतना कुछ ये लोग कर लिए थे, फिर भी जो व्यापार था ना, व्यापार जो संतुलन था ना, वो भारत के हाथों में था। ये लोग अभी तक भारत का कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जब तक औरंगज़ेब जीवित है, ठीक है, औरंगज़ेब जो है 1707 तक जीवित है, जब तक औरंगज़ेब जीवित है तब तक इन सब की दाल नहीं गलेगी। ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस आएंगे, व्यापार करेंगे, जाएंगे, आएंगे, यही करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या था कि उस वक्त क्या था, भारत व्यापार जो था भारत के संतुलन में था, लेकिन जो ब्रिटेन था उसके साथ साथ और भी जो व्यापारिक कंपनियां थी वो ये सोचती थी कि यार भारत पर नियंत्रण स्थापित हो जाए, और भारत पर जब नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तो हम लोग भारत के पैसे से ही भारत के सामान, जैसे भारत पर नियंत्रण कर लेंगे तो भारत के पैसों को लूटेंगे, और भारत के पैसों को लूट करके ही भारतीय सामान को खरीद करके हम लोग अपने देश ले जाएंगे। यानी कि अपना पैसा नहीं खर्च करेंगे, हम लोग यहाँ आए हैं भारत में, ये सब सोचते थे, हम लोग भारत यहाँ आए हैं, भारत में ही लूटपाट करेंगे, नियंत्रण करेंगे, भारत में लूटपाट करेंगे, कर लगाएंगे, टैक्स इकट्ठा करेंगे, और उन टैक्स के पैसे से ही भारतीय सामान को खरीद करके हम लोग अपने ब्रिटेन ले जाएंगे, अपने जो है स्पेन ले जाएंगे, अपने पुर्तगाल ले जाएंगे। ये सब सोचते थे ये कमीने सब, ठीक है। तो इन लोग सोचते थे इससे ज़्यादा मुनाफा होगा, ठीक है। तो क्या कहते थे ये सब सोचते थे, क्या सोचते थे, ये सब सोचते थे कि यदि भारत पर नियंत्रण स्थापित हो जाए तो भारतीय राजस्व को भारतीय उत्पादों से खरीद कर निर्यात किया जाए और मुनाफा कमाया जाए, ठीक है, ऐसा ये सोचते थे। अब देखो आगे फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने इस दिशा में प्रयास भी किया, ये जो अंग्रेज़ था ना, ये इस दिशा में प्रयास किया, इन लोगों ने कोशिश भी किया कि नियंत्रण किया जाए, प्रयास किया, लेकिन सफलता उन सबको नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। अच्छा, सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस समय अपना वो क्या कहते हैं, औरंगज़ेब जीवित था और वो पूरी तरह से नियंत्रण में था। अब देखो क्या था, फिर 18वीं सदी की अगर बात की जाए, 18वीं सदी के मध्य तक आते आते जो मुग़ल की स्थिति थी अत्यंत कमज़ोर हो गई। अब देखो जब 18वीं सदी शुरू होता है, 18वीं सदी के शुरुआत में ही 18वीं सदी जब मैं बोलूँगा तो आप 1700 गिन दिएगा, 1701, 1702, 1703, 1704, 1799 तक, ये 18वीं सदी है। जब कोई 19वीं सदी बोलेगा तो आप 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1899 तक समझिएगा। यानी कि 19वीं सदी कहेगा तो एक कम करके आप समझिएगा, 18वीं कहेगा तो एक कम करके समझिएगा, और 17वीं कहेगा तो एक कम करके। तो देखो 18वीं सदी की बात अगर मैं कहूँ तो 18वीं सदी का मतलब हो गया कि 1700, ठीक है। और 17 आपको बताया मैंने 1707 में ही औरंगज़ेब मर जाता है। उसके बाद जो है 18वीं सदी के मध्य तक मतलब हुआ 1750 तक, ठीक है। 1750 तक आते आते मुग़ल की स्थिति क्या हो गई, अत्यंत कमज़ोर हो गई। जो मुग़ल अपने भारत पर पूरी तरह से कब्जा किए थे मुग़ल, ठीक है, समझते हैं 18वीं सदी में मुग़ल जो अपने भारत पर कब्जा किए थे, ठीक है, उन लोगों की क्या हुई, स्थिति कमज़ोर हो गई। पूरे भारत पर अगर कोई कब्जा करके रखा था तो मुग़ल रखे थे, लेकिन 1750 तक आते आते यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते इनकी स्थिति क्या हो गई, कमज़ोर हो गई इन मुग़लों की, ठीक है। ये बात समझ में आ गई।
कमज़ोर हो गई और जो है राज्य जो था, भारतीय जो राज्य था, इनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके भारतीय राज्य जो थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। जैसे मान लो कि ये पूरा भारत था, ठीक है, ये पूरा भारत ऐसे कुछ करके भारत है, ठीक है, ये भारत था। अब क्या था कि पूरा कब्जा एक इंसान के हाथ में था। अब ये इंसान मर गया तो यहाँ पे छोटे छोटे नए राज्य जन्म ले लेंगे, छोटे छोटे जो मंत्री उसके थे ना, वो हड़प लिए इसके ज़मीन को और छोटे छोटे नए राज्य उदित हो गए, कई भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। अब देखो इस अवसर का जो है लाभ, और जब ये भारत कई टुकड़ों में टूट रहा था तो अंग्रेज़ों के लिए और फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के लिए आसान हो गया। वैसे क्या था कि पूरे भारत का एक ही सम्राट था तो पूरी शक्ति उसके हाथ में थी। अब ये शक्ति विभाजित हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में शक्तियाँ विभाजित हो गई, तो जाहिर सी बात है सबके पास कम शक्ति रह गई, और जब कम शक्ति रह गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और प्रॉब्लम जब क्रिएट हुआ तो इस अवसर का जो है लाभ कौन उठाया? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ने उठाना चाहा। अंततः अंग्रेज़ों ने इसका लाभ उठाया, क्योंकि फ्रांसीसी बेचारा लड़ाई लड़ेगा कर्नाटक में, और कर्नाटक में ही लड़ाई लड़के फ्रांसीसी कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर हो जाने के बाद बचा कौन? अंग्रेज़ बचा, और अंग्रेज़ ही पूरे भारत पर क्या करेगा? कब्जा करेगा। बात यहाँ तक की समझ में आ गई सबको। अब चलो हम लोग अगले टॉपिक को कवर करते हैं। 18वीं, अब देखो उस मैंने 9 हेडिंग था, उस 9 हेडिंग में ये दूसरा हेडिंग है। हम लोग को देखना है कि जब 18वीं सदी था, मध्य समय था, तो उस वक्त भारतीय राज्य कितने टुकड़ों में टूटा था। आप लोग को मैंने कहा ना भारतीय राज्य कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, तो कौन कौन से टुकड़े हुए थे भारतीय राज्य और उनकी दशा क्या थी, उनकी राजनीतिक दशा क्या थी, मतलब किस प्रकार से वो लोग रहते थे, ठीक है, वो किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाते थे दूसरों के लिए, उन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखो क्या था कि मुग़ल वंश जो है 1707 ईस्वी तक मुग़ल का नियंत्रण वर्तमान भारत, पाकिस्तान तथा अब बांग्लादेश पर था, बड़े भूभाग पर था। देखो जब मुग़ल वो 1707 में औरंगज़ेब मर जाता, उसके पहले औरंगज़ेब जब जीवित था ना, तो पूरे भारत जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो पूरा भारत है, साथ ही साथ जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है, इन पूरे क्षेत्र पर जो है किसका कब्जा था? मुग़ल वंश का कब्जा था, यानी कि औरंगज़ेब का कब्जा था। लेकिन जब वो मर जाता है तो 1750 तक आते आते, यानी कि 1707 में मरेगा, 1750 तक आते आते मुग़ल एकदम से जो है सिमट करके दिल्ली तक रह जाएगा। यानी कि इतने बड़े भूभाग पर जो मुग़ल कभी कब्जा किया था, वो 50 साल के अंदर ही दिल्ली तक ही सिमट के रह जाएगा, दिल्ली तक ही उसका शासन रह जाएगा, बाकी सारा जो है बिखर जाएगा। और भारत जो है कई राज्यों में टूट जाता है। जैसे कैसे टूटेगा वो देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे वो टूटता है, ठीक है। यहाँ देखो, पहला मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे देखो बंगाल में टूट गया, बंगाल पर नवाब लोग शासन कर लिए, अवध पर भी नवाब लोग शासन कर लिए, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद पर अफ़गानों का शासन हो गया, आगरा से दिल्ली तक के हिस्से में जाट ने शासन कर लिया, एकदम याद रखना है, ठीक है। राजस्थान की बात अगर की जाए तो राजस्थान जो है कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जिसपे मेवाड़, मारवाड़, अमीर इत्यादि ये सब कब्जा करके रखें। साथ ही साथ सिंध में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ, सिंध एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ। 18वीं सदी में जो पंजाब था, पंजाब में विभिन्न कारणों से राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी, क्योंकि वहाँ पे नादिर शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ये सब मारते हैं, पंजाब वाले हिस्से को पूरा तहस नहस कर देते हैं। इनको भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो रणजीत सिंह थे वो शासन स्थापित करते हैं, कहाँ पे? पंजाब पर, ठीक है। तो पंजाब भी हो गया। और देखो नीचे की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों पर मराठा कब्जा कर लेते हैं। हैदराबाद में निज़ाम का शासन हो जाता है, ठीक है। और कर्नाटक में नवाबों का शासन हो जाता है। मैसूर पर हैदर अली और टीपू सुल्तान का शासन हो जाता है। यानी भारत पूरी तरह से बट गया, ठीक है, कई सारे क्षेत्रों में बट गया। जैसे देखो अगर नाम ले लो सीधे सीधे तो बंगाल, अवध, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, आगरा, राजस्थान, सिंध, पंजाब, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, ये सब पूरा बट गया, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत जो है कई टुकड़ों में बट गया। अच्छा, इसकी राजनीतिक दशा क्या थी? मतलब ये लोग किस तरह से बांटने के बाद ये सब कई टुकड़ों में बट गए, तो इन लोग की सोच कैसी थी, ठीक है, और सोच ही इनकी राजनीतिक दशा थी। देखो क्या था, उस वक्त क्षेत्रीय राज्य का युग था, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य बटे थे, इसलिए क्षेत्र मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, क्षेत्रीय राज्य का युग चल रहा था, क्योंकि सब छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या था कि राज्य की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा अथवा पड़ोसी राज्यों से एक दूसरे के विरुद्ध साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा
महत्वाकांक्षा। देखो क्या था ना कि जो छोटे छोटे राज थे वो लोग सोचते थे कि पूरे भारत पर कब्जा किया जाए, सब लोग सोचते थे और सब लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे। जैसे मान लो कि बंगाल वाला, अवध वाला, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद वाला ये सब सोच रहे हैं पूरे भारत पे कब्जा कर लें। अब बंगाल वाला अवध को मारेगा, अवध वाला बंगाल को मारा, रुहेलखंड फर्रुखाबाद वाला जो है जाटों को मार रहा। तो ये सब आपस में लड़ते झगड़ते थे। इन सब का महत्वाकांक्षा था कि साम्राज्य पूरा काबिज किया जाए। अब देखो अंग्रेज इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। जब ये सब आपस में लड़ना शुरू करेंगे तो अंग्रेज इसी का फ़ायदा उठाएंगे। कैसे होगा? भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली उस वक्त कौन था? तो मराठे थे। और मराठे जो थे इतने कमीने थे, ये किसी से भी प्यार से बात ही नहीं करते थे, अपने शक्ति का फ़ायदा उठाते थे। मराठे लगभग सभी महत्वपूर्ण राज्य से तनावपूर्ण संबंध रखते थे। जितने भी राज्य थे सबसे तनावपूर्ण संबंध रखते थे ये मराठे जो थे। ठीक है, ये देखो स्थिति कैसी थी, यानी कि दशा कैसी थी भारतीय राजनीति, इन लोगों की राजनीतिक दशा कैसी थी, तो इस प्रकार से थी। साथ ही साथ प्रायः भारतीय राज्यों में उत्तराधिकार लेकर के संघर्ष हुआ करता था। देखो क्या था ना, ये जो छोटे छोटे राज्य जो जन्म लिए थे ना, इन सब के यहाँ राजा को लेकर के झगड़ा होता था। मान लो बाप मर गया तो बेटा लोग झगड़ा कर लेते थे कि मैं राजा बनूँ, मैं राजा बनूँ, मैं राजा बनूँ। तो उत्तराधिकारी को लेकर के हमेशा झगड़ा होता था इन सब में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भारतीय राज्यों में गुटबंदी थी। देखो ये क्या करते हैं ना, गुट बना के दूसरे राज्य पर अटैक करते थे। सब गुटबंदी थी, यानी एकता नहीं थी, गुटबंदी थी इन सब के अंदर। राजनीतिक एकता की कमी थी, यानी कि इन सब में एकता नहीं थी। ठीक है, एकता नहीं थी। साथ ही साथ इसको राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। इन सबको भारत नाम से कोई मतलब नहीं था, बस अपने राज्य से मतलब था, छोटा सा राज्य था उससे मतलब था। तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। पिछड़ा सैन्य संगठन, इन सब के पास अच्छा सैनिक भी नहीं थे, सैनिकों पे फोकस नहीं करते थे। कुल एकदम से जो है कुछ भी अपने खाने पीने में, मौज मस्ती में सब लोग मस्त रहते थे। तो पिछड़ा सैन्य संगठन था, नौसेना की अपेक्षा थी, नौसेना की कमी थी, इन सब के पास नौसेना नहीं थी। ठीक है, और जो है जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली थे, ये सब भी अपने आक्रमण से उत्तर पश्चिम एरिया को पूरी तरह से प्रभावित किए थे। तो ये था इनका राजनीतिक दशा, और इसी राजनीतिक दशा के कारण अंग्रेज़ जो थे वो भारत पर कब्ज़ा करने के लिए बहुत ही आराम से सक्षम हो गए। क्योंकि कोई भी घर देखो, किसी भी घर को तोड़ा जा सकता है, किसी भी घर को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है जब घर के लोगों के बीच में आपसी मतभेद होगा। हमारे भारत के जो राजा लोग थे जो आपस में टूट करके नए नए राज्य बनाए थे, उन सब के अंदर जो है मतभेद था, वो लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि अंग्रेज़ सारे राज्य को जीतते गए और अंततः पूरे भारत को गुलाम कर लिया। अगर अंग्रेज़ किसी एक राज्य को पीट रहा है ना, तो दूसरा राज्य खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। ऐसी स्थिति थी अपने भारत में, तब अंग्रेज़ जो है भारत पर कब्जा कर लिया। अब देखो इसके आगे हम लोग अब सीखेंगे कर्नाटक वार के बारे में जानेंगे, और ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया, किसी प्रकार का कोई क्यूरीज है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछना, अगले क्लास में हम उसको कवर करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग इस PDF को पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करिए और हूबहू इसका नोट्स बनाइए बाबू। और ये नोट्स इतना प्यारा है, इतना प्यारा नोट्स है कि आप UPSC जैसे एग्जामिनेशन को भी कवर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम।